आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 5 अम्ल क्षारक एवं लवण के भाग 2 में अध्ययन करेंगे। इसमें इससे पहले हमने वीडियो बताया अम्ल किसे कहते हैं, क्षार कैसे होते हैं, अम्ल के गुणों के बारे में बताया था, क्षार के गुणों के बारे में बताया था। अब आज इस भाग में हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। उदासीनीकरण किसे कहते हैं? देखिए, पहले तो मैं बता देता हूं कि उदासीनीकरण जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो अम्ल क्षार के गुणों को नष्ट कर देता है और क्षार अम्ल के गुणों को नष्ट कर देता है, साथ ही साथ लवण एवं जल बनाते हैं और इसके साथ वो ऊर्जा मुक्त करते हैं, निर्मुक्त करते हैं, अर्थात ऊर्जा उत्पन्न भी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने बताया था अम्ल के बारे में, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी अम्ल को जब क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि ये आपस में एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं। तो इसी प्रकार के एक हम उपयोग करने जा रहे हैं जो अब तक हमने उस सूचक के बारे में नहीं पढ़ा, जिसका नाम है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन का उपयोग करने के लिए इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। देखिए, एक परखनली के लगभग 1/4 भाग को हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से देखते हैं, भर लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से भर लेते हैं। अब इसका हम रंग नोट कर लेते हैं। अब इसमें फिनोल्फ्थलीन विलयन के रंग को भी नोट कर लेते हैं। अब इस सूचक यानी फिनोल्फ्थलीन की 2-3 बूंद हम अम्ल में मिलाते हैं। अम्ल में मिलाने के बाद हम देखते हैं क्या इसमें कोई परिवर्तन, इसके रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल। अम्लीय विलयन में, अब इस अम्लीय विलयन में हम ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH की एक बूंद डालते हैं और परखनली को धीरे धीरे हिलाते हैं और हम देखते हैं कि क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता। इसके बाद हम लगातार विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH का विलयन डालते रहेंगे और ये विलयन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि इसका रंग हल्का गुलाबी नहीं हो जाए। इससे स्पष्ट होता है कि जो अम्ल था उसमें जब हम क्षारीय विलयन मिलाया तो वो हो जाता है। अब इसमें हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूंद और मिलाते हैं और हम देखते हैं कि क्या विलयन पुनः, हाँ बिल्कुल, पुनः इस विलयन का रंग कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। अब फिर से इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की बूंद मिलाते हैं और ये डालते रहते हैं जब तक कि इस विलयन का पुनः रंग गुलाबी नहीं हो जाए। इससे स्पष्ट होता है कि जब विलयन क्षारकीय होता है, अर्थात जब विलयन में क्षार की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो फिनोल्फ्थलीन जो सूचक है वो कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। जैसे हमने बार बार कभी अम्ल मिलाया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कभी क्षार मिलाया, तो हमें इसमें एक बात स्पष्ट होती है कि जो भी क्षारकीय विलयन होता है वो फिनोल्फ्थलीन सूचक के साथ गुलाबी रंग देता है और यदि विलयन अम्लीय हो जाएगा तो वो रंगहीन हो जाएगा, अर्थात उसका कोई रंग नहीं होगा। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, इसके साथ ही ऊर्जा मुक्त कर देते हैं और वो आपस में उदासीन रहते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में आपस में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय होगी और ना ही विलयन की प्रकृति क्षारकीय होगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है, अर्थात अम्ल क्षारक के गुणों को नष्ट कर देता है, क्षारक अम्ल के गुणों को नष्ट कर देता है। इस प्रकार से जो बना विलयन होता है, दोनों को मिलाने से, अम्ल और क्षार को मिलाने से जो
विलयन बनता है वो न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय। उदासीनीकरण की प्रक्रिया के तुरंत बाद यदि हम प्रखनली को स्पर्श करके देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि प्रखनली थोड़ा गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो ये लवण और जल बना देते हैं, और इस लवण और जल के साथ साथ ये ऊर्जा भी मुक्त करते हैं। इसी निर्मुक्त ऊष्मा के कारण इस प्रखनली या अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जो अभी मैंने बताया लवण। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को हम निम्न प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। इसमें मैं बार बार बता रहा हूं कि इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण एवं जल बनेगा और इनके साथ साथ ऊष्मा निर्मुक्त होगी। अभी कई बार आपने जैसे जो किसान परिवार हैं उनमें किसानों को कहते हुए सुना होगा कि भाई ऐसी बरसात हुई है, पौधों को नुकसान हो गया, फसल खराब हो गई, तो वो कहते हैं कि जहरीली, वो जहरीली नहीं, विज्ञान की भाषा में उसे हम कह सकते हैं कि अम्ल वर्षा। देखिए कि कई बार क्या होता है, अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के कारण ये नुकसान करती है। इसके बारे में हमने सुना है और इसके नाम से पता चलता है कि जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। अब ये अम्ल वर्षा होती कैसे है? देखिए, जिसके कारण वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसका कारण है क्योंकि जैसे विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषक होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि इस प्रकार की गैसें हैं जो वायु प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त होती है हमारे वातावरण, और ये पानी के साथ, वर्षा के पानी के साथ घुलकर अर्थात उसके साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक अम्ल बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल बनाती है। तो ये अम्ल बनने के बाद में इस प्रकार की जब वर्षा होती है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, जो कि हमारे भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं सभी को नुकसान पहुंचाती है। अब इसके बाद हम जैसे अम्ल प्लस क्षार, तीर का निशान लवण प्लस जल और साथ में ऊष्मा या ऊर्जा निर्मुक्त होती है। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं में हमें एक तीर का निशान दिखाई देता है जिसके बाईं तरफ जो भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रियाकारक अर्थात अभिकारक, अर्थात जो आपस में क्रिया करते हैं, और तीर के दाईं तरफ जो बनने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें हम क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। इसी को हम एक रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अर्थात इसका रासायनिक सूत्र होता है HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो NaCl, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड और इसका साधारण नाम नमक, जिसका हम रोज उपयोग करते हैं, साथ में जल का निर्माण होता है और ऊष्मा मुक्त होती है। इसी प्रकार से चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है तो इस अभिक्रिया का मिश्रण भी क्या हो जाएगा? गर्म, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा है इस मिश्रण का ताप बढ़ जाएगा। क्यों? हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है जिसके कारण इस मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। इसी प्रकार के उदासीनीकरण अभिक्रिया के हमारे दैनिक जीवन में कई प्रकार के उदाहरण हैं, जिसमें सबसे पहला उदाहरण है अपाचन। हमने पिछली पाठ 2 में हमने ये पढ़ा था, जो पाचन तंत्र में आहार नाल का एक भाग था आमाशय, जिसमें हमने पढ़ा था कि आमाशय में HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो कि हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के रोगाणु जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो वो ये अम्ल उनको नष्ट करने में सहायता करता है और हम बीमार होने से बच जाते हैं।
इसी प्रकार से जब हमारे आमाशय में अम्ल की हमारे शरीर की आवश्यकता से अधिक मात्रा हो जाती है तो हमारे क्या होता है, अपाचन हो जाता है। अपाचन का मतलब भोजन पचता नहीं। और कई बार क्या होता है कि ये अपाचन इतना कष्टदायक होता है कि हमारे जैसे खट्टी खट्टी डकारें आना, मुंह में खट्टा पानी आना, तो इससे हमें बड़ी गले में जलन होना। तो इस अपाचन की स्थिति में से हमें मुक्त होने के लिए या अपाचन की स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमें दूध या मैग्नीशियम अर्थात इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, इसको लेते हैं। और ये क्या करते हैं, आपस में दोनों क्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार। और क्षार जो है वो अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है, अम्ल क्षार के प्रभाव को नष्ट कर देता है और हम ठीक हो जाते हैं। दूसरी बात आती है चींटी का डंक। हमने पहले भी पढ़ा है कि भाई नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हमने पढ़ा था उस समय भी कि चींटी जब हमें काटती है तो हमारी त्वचा में जलन होती है। और वो जलन किसके कारण होती है, क्योंकि चींटी जब काटती है तो ये हमारी त्वचा में अम्ल प्रवेश करवा देती है और वो अम्ल कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल। इसी डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका सूत्र है NaHCO3, अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर, या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कैलेमाइन विलयन को मलकर उस त्वचा पर लगाकर हम उस जलन को कम कर सकते हैं, अर्थात इसको उदासीन किया जा सकता है। क्योंकि चींटी के डंक में अम्ल था और ये सोडियम बाइकार्बोनेट और कैलेमाइन क्षार का काम करते हैं और दोनों आपस में क्रिया करके वही उदासीनीकरण की अभिक्रिया करते हैं जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। मिट्टी का उपचार, कई बार क्या होता है कि हमारी जो खेती की मृदा होती है, मिट्टी होती है, इसकी ऊपरी परत उपजाऊ होती है और ये किसी भी कारणों से कभी कभी हमारी जो मृदा है ये या तो अम्लीय हो जाती है या अत्यधिक क्षारीय हो जाती है। और इन दोनों ही परिस्थितियों में पादप अर्थात फसल के जो पौधे हैं उनकी वृद्धि अच्छी नहीं होती है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे हम बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO अथवा बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का उल्टाइस जैसे क्षारकों से उपचारित करते हैं, अर्थात उसमें क्षारक पदार्थ मिला दिए जाते हैं तो अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करके वो उदासीन हो जाते हैं। यदि मृदा क्षारकीय होती है तो इसमें हम फिर जैव पदार्थ मिलाते हैं, जैसे जैव पदार्थों में कंपोस्ट खाद वगैरह है, ये मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं मृदा को, जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कारखानों का अपशिष्ट, इसी प्रकार से कारखाने जो विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां होती हैं, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, तो इनसे निकले अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या होते हैं, अम्लीय पदार्थ मिले हुए होते हैं। यदि इस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को यदि हम जलाशयों में सीधे ही या नदियों में या समुद्रों में बहने दिया जाएगा तो उनका पानी क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा और ये अम्लीय जल मछली या अन्य जलीय जीवों को नष्ट कर देंगे। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले उनमें क्षारकीय पदार्थ अर्थात उनको उपचारित करके उदासीन किया जाए, उसके बाद इनको हम यदि जलाशयों में डालेंगे तो जलीय जीवों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा।